स्वागत है बी वेल्दी के इस नए वीडियो में। हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बातें बताते रहते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आप जरूर लीजिए और किस तरीके से चुनिए अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने ये तरीका भी बताया है। बीते दिनों हमने बी वेल्दी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर इंस्टाग्राम लाइव किया था और एक हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट से बात की थी और उनसे उनका नजरिया जानने की कोशिश की कि भाई कैसे कोई इंसान अपने लिए चेकलिस्ट बना सकता है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के पहले। जाहिर सी बात है 30 से ज्यादा कंपनियां हैं, उनके ढेर सारे प्रोडक्ट्स और उसके वेरिएशन पे मुश्किल काम है। उन्होंने पूरी बातचीत में बहुत सारी काम की बातें बताई जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है। कई लोग जो उस वक्त लाइव में जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट डाली कि ये पूरी बातचीत आप वहां पर यूट्यूब में भी डालें। तो ये जो वीडियो है उसी बातचीत को मैंने थोड़ा छोटा करके आपके लिए बनाया है। आप इसको सुनिए। तेजस शाह गेस्ट है, मेहमान है, जिनका 21 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में और यकीन माने बहुत काम की बातें उन्होंने बताई हैं और मुझे यकीन है कि अगर आपने ये पूरी बात सुन ली तो आपको खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बहुत ही आसान हो जाएगा और जिनके पास है वो भी एक बार चेक कर सकते हैं कि उनकी पॉलिसी सही है या नहीं। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को जरूर सुनिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ है तेजस। हाय, गुड इवनिंग स्वाति। गुड इवनिंग। लोग को नहीं समझ में आता कि वो उनके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सही रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 30 से ज्यादा 34 कंपनियां हैं जहां तक मुझे पता है, 34, और उनके इतने सारे पॉलिसीज है। मतलब कैसे कंपेयर, उन पॉलिसीज के भी बहुत सारे वेरिएशंस दिखते हैं, उसमें भी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और पता नहीं क्या क्या तमाम तरह की चीजें। वैसे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई कि कैसे चुनेंगे हम अपने लिए पॉलिसी। इज इट रियली वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल? तो स्वाति, एक चीज मैंने हमेशा सीखी थी, मेरे फादर से सीखी, दूसरे भी काफी गुरुओं से सीखी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। व्हेन यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है, जैसा आपने राइटली बताया, वैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वेरिएंट्स तो होते हैं। ये एक प्रोडक्ट के वेरिएंट्स होते हैं। इसके ऊपर हर कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट होते हैं। तो देयर आर 3 सिल्वर, 3 गोल्ड एंड 3 प्लेटिनम सेट। So it is very very important to understand that what is our need. जैसे कोई एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो बोलती है कि सर अगर इफ आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, आई एम हैप्पी इन अ ट्विन शेयरिंग रूम, मुझे स्वीट चाहिए ही नहीं। तो देन ही इज क्लियर कि उससे ट्विन शेयरिंग रूम चलेगा। ही इज क्लियर कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे नारावती या हिंदुजा या लीलावती हॉस्पिटल ठीक है, आई डोंट वांट टू गो टू ब्रिज कैंडी। तो वो उस हिसाब से विद क्लियर थिंग्स इन हिज माइंड ही कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स। ही हैज टू नो व्हाट ही वांट। Unfortunately, 90% of the people don't know what they want, and we just go random and just try to start googling कि what are the things available, and when we start googling we get confused. तो यहाँ पे हमने बहुत सिंपल चीज रखी है कि while we start looking in for a good health insurance product, we should keep in mind 2 to 3 different things. First, is there a room rent capping? ये रूम रेंट कैपिंग बहुत कॉमन होता है मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। रूम रेंट कैपिंग क्या होता है कि यदि समझिए मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, तो आई एम एलिजिबल फॉर अ रूम रेंट वर्थ 1% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू पर डे। ओके। तो अगर मैं 5,000 रुपए का रूम ले सकता हूँ और गलती से मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हॉस्पिटल से सर आई एम सॉरी, ट्विन शेयरिंग रूम इज नॉट अवेलेबल, यू हैव टू कंपल्सरी टेक अ सिंगल पेशेंट रूम विच मे बी से वर्थ 10,000 रुपीज। तो ऐसे केस में हॉस्पिटल मेरे पूरे बिल का, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी मेरे पूरे बिल का 50% पे करेगा। द डॉक्टर फीस, द सर्जन फीस, द एनेस्थेशियन फीस, द ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, द डायग्नोस्टिक टेस्ट, सिर्फ फार्मेसी का पूरा पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी। बाकी सारे चार्जेस प्रो रेटा बेसिस पे वो रिड्यूस करके देगा। तो अदर भी टेक अ ट्विन शेयरिंग रूम के बदले या तो हम स्वीट रूम ले लें या स्पेशल रूम ले, या फिर हम जनरल पे सेटल करें। तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड हमें क्या चाहिए हमारे प्रोडक्ट। नाउ देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो ऑफर करते हैं 25 लाख की पॉलिसी, बट जैसे कि भाई हम आपको सिंगल पेशेंट एसी रूम अलाउ करेंगे, तो विच मीन्स दे विल अलाउ अ बेसिक सिंगल पेशेंट बेसिक रूम। तो हॉस्पिटल्स लाइक कोकिलाबेन अंबानी या धीरू या एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल या हिंदुजा हॉस्पिटल या लीलावती, इनके पास सिंगल पेशेंट रूम्स बोले 3-3, 4-4 कैटेगरीज हैं।
और इंश्योरेंस कंपनी इसमें से सिर्फ बेस कैटेगरी जो है वही अलाउ करती और है। अगर तो वी हैव बेस टू कैटेगरी अंडरस्टैंड, नहीं अवेलेबल है तो एट टाइम्स वो वन स्टेप ऊपर अपग्रेड अलाउ करती है, एट टाइम्स वो अलाउ नहीं करती है। तो अगर अलाउ नहीं करती है तो आपको एक स्टेप नीचे का रूम लेना पड़ेगा, ट्विन शेयरिंग के एक स्टेप नीचे का रूम जो अवेलेबल नहीं है, सिंगल भी अवेलेबल नहीं है, देन यू बेटर गो फॉर जनरल और 3-in-1 पेशेंट रूम करना। मैं शायद इंसिस्ट करता हूँ कि व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल इन इमरजेंसी, इन कैजुअलिटी इन द मिडल ऑफ नाइट, आपको हॉस्पिटल जो रूम देगी वो आपको लेना पड़ेगा। So it is always preferable that you talk to the insurance company and ensure that there is no room rent cap. वो होना ही नहीं चाहिए हमारे प्रोडक्ट। तो So मतलब that अगर जिनके if you पास go, ऑलरेडी पॉलिसीज हैं अभी भी, तो वो चेक कर ले अपनी पॉलिसी में कि वहां पर रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। अगर है तो कितना है, and they should also check it the rates of the nearby hospital। जैसे देखो माहिम बैंड्रा में खार में रहता है, they are preferably hospital हिंदुजा लीलावती, तो उन हॉस्पिटल्स में सिंगल पेशेंट रूम का रेंट कितना है, एंड देन देयर पॉलिसी कवर दिस ऑन। इफ नॉट देन दे शुड थिंक अबाउट एनहांसिंग देयर पॉलिसी और शिफ्टिंग टू अनदर सर्विस प्रोवाइडर जो वहां पे ये कैपिंग नहीं रखता है। सो ये हमारी चेकलिस्ट का पहला नंबर पे आ गया। जी, दूसरी चीज क्या है जो एक जिसको खरीदनी है, जिनके पास है पॉलिसी, उनको देखनी चाहिए? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेटिंग पीरियड क्लॉज। वेटिंग पीरियड क्लॉज, इसका मतलब ये हो गया कि व्हेनेवर यू बाय अ न्यू पॉलिसी और व्हेन यू कोट योर एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी, उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी, जो न्यू इंश्योरेंस कंपनी है, वो कुछ डिजीजेस पे वेटिंग पीरियड क्लॉजेस चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम समझते हैं कि आज इफ आई एम गोइंग आउट टू बाय न्यू पॉलिसी फ्रॉम नेक्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, तो बोलेंगे कि सर हम आपको 16 डिजीजेस पे फॉर द फर्स्ट 2 years हम आपको क्लेम नहीं पे करेंगे। डिजीजेस लाइक हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, अपेंडिक्स, हिस्टेरेक्टमी, कैटरैक्ट, ये सारी चीजें फर्स्ट 2 years के लिए कवर नहीं होती। कुछ पॉलिसीज फर्स्ट 2 years तक कवर नहीं करते, कुछ 1 year तक कवर नहीं करते, कुछ 4 years तक कवर। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस। कुछ चीजें होती है जैसे स्पाइन सर्जरी है, एनी मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, या कॉन्जिनाइटल डिजीजेज हैं, और ये सारी चीजें पहले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए कवर नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कॉन्जिनाइटल, मैंने वर्ड यूज किया, आई एम श्योर आप शायद जानते होंगे कॉन्जिनाइटल के बारे में, मैं फिर भी व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए चीज शेयर करता हूँ। जरूर जी। व्हाट इज कॉन्जिनाइटल डिजीज? समथिंग दैट यू हैव सिंस बर्थ बट यू डोंट नो दैट यू हैव। तो ऐसी काफी चीजें हमारे बॉडी के अंदर होती है जो आपको एट द एज ऑफ 30, 40, 50 पे जाके आपको सडनली कोई प्रॉब्लम होता है, यू गो टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर सेज हो ये तो 99% लोगों में सिंस बर्थ ही होता है। तो दिस इज अ कॉन्जिनाइटल इंटरनल डिजीज। ये चीजें काफी इंश्योरेंस कंपनी कवर ही नहीं करती है, बिकॉज इन कॉन्जिनाइटल डिटेल्स, तेजस, ये सारी डिटेल्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखी होती है, राइट? जी, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट हर इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया होता है। जी जी। So I think we should also have a look on what is covered, what is not covered, and after how much duration is it covered, if something is covered. थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ये समझना जरूरी है। जरूर, लेकिन अमूमन जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि बस उसी के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, दैट्स ऑल। उसके अलावा मतलब जो बीमारी पहले से थी, ठीक है, उसके लिए 1 साल 2 साल अलग अलग पॉलिसीज का अलग अलग होता है। लेकिन इसके अलावा जो आपने बताया कि स्पाइन से रिलेटेड अगर सर्जरी है या फिर बाकी चीजों, उसमें भी होता है ये आइडिया। ये सिर्फ आइडिया तभी मिलेगा जब कोई भी इंसान पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को, पॉलिसी वर्डिंग्स को गौर से पढ़ेगा, अदरवाइज ही और शी विल नेवर गेट टू नो अबाउट इट। ये ब्रोशर में भी मेंशन होता है, बट बहुत क्लियरली हर चीज मेंशन नहीं होती है। पॉलिसी वर्डिंग्स आर द बेस्ट थिंग्स टू रेफर। प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों की लिस्ट होती है, वो क्या सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज में कॉमन होती है या फिर सबकी अलग अलग होती है? सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है, दैट इज समथिंग दैट एन इंडिविजुअल हैज। अब वो हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए कॉमन होता है। एनीथिंग जो मैं प्रपोज इंश्योरेंस लेने के टाइम पे मुझे जो भी हेल्थ में तकलीफ है वो प्री एग्जिस्टिंग हो गया। मैं जिस चीज की मेडिसिन ले रहा हूँ या मैंने जिस चीज की सर्जरी कराई है वो प्री एग्जिस्टिंग। आई हैव टू टेल द इंश्योरेंस कंपनी कि हमने ये किया है। द इंश्योरेंस कंपनी विल अंडरराइट माय प्रपोजल and decide if they want to accept my proposal or no.
they even have the right to reject my proposal. ओके वेटिंग पीरियड सबके ठीक मोर और लेस सेम होते हैं, बट प्री एग्जिस्टिंग इज सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग. नॉट एवरी इंश्योरेंस कंपनी विल अंडर एक्सेप्ट. ओके ओके तो हमने बात की चेकलिस्ट में एक रूम रेंट कैपिंग देखना जरूरी है, वेटिंग पीरियड क्लॉज देखना जरूरी है, ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा तीसरी चीज क्या रही? The third important thing Swati should be checking the sub limits on diseases. अच्छा ये बहुत कॉमन होता है काफी इंश्योरेंस कंपनीज में. हम्म सब लिमिट्स क्या होता है, जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम कम रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंश्योरेंस कंपनी 100 रखती है, तो वाई इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पीट करने के लिए उससे कहेंगे चलो हम 100 में हम इसका प्रीमियम आपको 70 रुपीज ही चार्ज करें. ओके बट सब्जेक्ट टू आई हैव अ कैपिंग ऑन सम सर्जरीज, जैसे हर्निया, पाइप, फिस्टुला, अपेंडिक्स. इन सर्जरीज पे मैं आपको सिर्फ 40,000 ही पे करूंगा या 60,000 ही पे करूंगा. कैटरेक्ट है तो आई विल पे ओनली 25,000. नी रिप्लेसमेंट हो तो आई विल पे ओनली 1,20,000. दीज आर सब लिमिट्स. ओके किडनी का इशू है तो आई विल ओनली पे यू 3 लाख रुपए. बाईपास सर्जरी आई विल ओनली पे यू 3 लाख. तो ये जनरली ग्रुप इंश्योरेंस में बहुत कॉमन होता है, बट इंडिविजुअल पॉलिसीज में भी काफी इंश्योरेंस कंपनीज ये कंडीशन रखते हैं. यू शुड ऑल्सो चेक इफ देयर आर एनी सब लिमिट्स ऑन योर पॉलिसी. तो अगर अब मान लीजिए कि आपको दो पॉलिसीज पसंद आई हैं और उसमें से एक का प्रीमियम ज्यादा और एक का कम है, तो कम वाले में खासकर आपको एक बार चेक कर लेना बहुत जरूरी है. दोनों में चेक कर लें, लेकिन कम वाले में एक बार गौर से देखें कि वहां पे बिल्कुल सब लिमिट बिल्कुल है कि नहीं है. ओके बिल्कुल. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. और इसके अलावा 3 पॉइंट हो गए हमारे पास. चौथी चीज क्या है? फोर्थ पॉइंट शुड बी द कैशलेस नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. हम्म अब इन द मिडिल ऑफ नाइट अगर किसी को किसी भी हॉस्पिटलाइज में एडमिट होना पड़ता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल के पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कैश अवेलेबल हो या उसके अकाउंट में ये पैसा हो. ऐसे केस में कैशलेस अप्रूवल विल हेल्प द फैमिली लाइक एनीथिंग. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग. एक इंडिविजुअल सिर्फ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी लेकर हॉस्पिटल जाता है और वो एडमिशन काउंटर पे दे देता है और उसका पूरा प्रोसेस कैशलेस हो जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी शुड ऑलवेज चेक कि हम जहां भी रहते हैं और जो भी हमारी चॉइस ऑफ हॉस्पिटल्स है, उस हर जगह पे हमारे आसपास के हॉस्पिटल, हमारे पसंद का हॉस्पिटल हमारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ कैशलेस है या नहीं. ओके ठीक है. तो कैशलेस नेटवर्क चेक करना जरूरी है. एनीथिंग एल्स वन शुड चेक बिफोर? No, I think these are 4-5 basic things that we should do. तो 4 basic things basically: room rent capping, waiting period clause, sub limit on diseases and cashless network. अब ये बताएं हमें कि 30 या 34 जो कंपनियां हैं, अगर मुझे मान लीजिए मेरी उम्र 30 से 35 के बीच में है और मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, अब ये 34 में से मैं कौन सी कंपनी का चेक करूं प्लान पहले, ये मैं कैसे तय करूं? तो जैसे आपने बताया, इंटर क्लेम रेशियो एक चीज होती है कि इंश्योरेंस कंपनी का कलेक्शन कितना है. दिस डेटा इज अवेलेबल इन गूगल कि कंपनी का कलेक्शन कितना है और कंपनी का पेमेंट कितना है क्लेम का. दूसरा है कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है. तो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में कहाँ दिखता है तेजस? वहां पे तो सिर्फ आईसीआर डेटा रहते हैं और आईसीआर डेटा एक्चुअली रियल सेंस में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि कंपनी ने कितना क्लेम दिया है. जी जी जी. नहीं, ये भी डेटा अवेलेबल है गूगल में. इफ यू कैन गूगल दिस डेटा, दिस डेटा मैं इज IRDAI की वेबसाइट पे देख रही थी और मैंने बहुत दफा चेक की उनकी रिपोर्ट में. एक तो रिपोर्ट बहुत लेट आती है. 18-19 की रिपोर्ट अभी 19-20 की अभी तक आई ही नहीं है. वो कब आएगी? नेक्स्ट ईयर. तो एक तो इतना डिले होता है रिपोर्ट में. वहां पे पेज नंबर 164-165 पे है डेटा. मैं देखती हूँ कि वहां पे आईसीआर बहुत क्लियर कट है हेल्थ इंश्योरेंस का. आई ट्राइड फाइंडिंग आउट CSR फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, आई कुड नॉट सी. CSR लाइफ इंश्योरेंस का बहुत क्लियर कट दिखता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं. सो अगर ये डेटा अवेलेबल है तो आई वुड लव टू टॉक टू यू आफ्टरवर्ड्स. आप मुझे I'll share this data with you. I have this data with me. I'll have this data. I'll share it with you. Sure. That would be really nice. ये एक चीज हमें देखनी चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या कंपनी सिर्फ एक ही बिजनेस में है या मल्टीपल बिजनेसेस में है. इससे उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आपको आएगा. कंपनी का जो रवैया है अपनी लायबिलिटीज को हैंडल करने का, दैट यू विल कम टू नो इन दिस पर्टिकुलर थिंग. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो. Amazing, So amazing. that is one of the things. Okay.
गो हेड नहीं आप बताइए हाँ, नहीं तो आप बताइए अगर सीएसआर डेटा अवेलेबल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो दिखा रहा है कि जी हाँ जितना ज्यादा सीएसआर होगा उतना अच्छा आपका कंपनी को आप मानेंगे, राइट? इज दिस हाउ यू रीड द जी सीएसआर डेटा? जी तो दैट इज वन वे ऑफ रीडिंग इट अनफॉर्चुनेटली हम्म हमने आईआईटी को भी एक सजेशन दिया विल जस्ट गिव स्मॉल सजेशन विद यू व्हेन यू हम्म से टीएसआर इज नथिंग एल्स बट क्लेम सेटलमेंट रेशियो हम्म क्लेम सेटलमेंट का मतलब क्या होता है अज्यूमिंग कि हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जहां हम्म आपने मुझे बोला तेजस यू हैव टू पे मी 5 लाख रुपीज फॉर दिस थिंग ऐसा हम्म सॉरी स्वाति आई हैव टू पे ओनली 50,000 ड्यू टू 1 2 3 क्लोजेस ठीक हम्म है और फिर हम दोनों मैं आई एम अ बिग कंपनी एंड यू आर अ स्मॉल इंडिविजुअल एंड देन आई कम हम्म अप से कि ठीक है स्वाति चलो मैं 1,50,000 देता हूँ एंड लेट अस सेटल दिस थिंग एंड आई हम्म टेक योर सिग्नेचर ऑन द डॉटेड लाइन क्योंकि यू हम्म अप्रूव एंड यू अग्री दैट द क्लेम इज फुल्ली सेटल्ड वो भी आ जाता है सीएसआर के अंदर So we have ओह requested IRDA to make a note of this and show हम्म us how many 100% claims are settled for an individual or how many claims have been settled for 98%. That is very important. दैट्स वो data इंटरेस्टिंग। unfortunately available नहीं है. वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, दैट्स वेरी गुड वो लाइफ सजेशन आई वुड इंश्योरेंस से। में और हेल्थ में सारे इंश्योरेंस कंपनीज में वो डेटा मैंडेटरी है दैट इज द राइट वे ऑफ मेजरिंग इंश्योरेंस पर वो अच्छा, डेटा आएगा नहीं. सीएसआर लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि एक तो पॉलिसी वाइज और एक अमाउंट वाइज दो नंबर आते हैं। क्या हेल्थ इंश्योरेंस में भी दोनों इस तरीके से आते हैं, पॉलिसी वाइज और अमाउंट वाइज? हमारे पास सिर्फ परसेंटेज ऑफ क्लेम्स पेड है अमाउंट का ये नहीं है जस्ट परसेंटेज ऑफ अमाउंट क्लेम्स पेड. ओके, ऑलराइट। तो सीएसआर का डेटा आप हमें बताएंगे, मैं अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के साथ वो शेयर करूंगी। मे बी नेक्स्ट टाइम से मैं भी खुद भी देख पाऊंगी। मुझे अभी तक सिर्फ आईसीआर दिखता था और आईसीआर के बेसिस पे कंपनी चुनना। आईसीआर क्या रिफ्लेक्ट करता है नॉर्मली, ये हमें पता है कि वो क्या होता है, लेकिन क्या आईसीआर के बेसिस पे चुनना सही रहता है कंपनी को? नहीं। सो ये थोड़ा स्लाइटली टेक्निकल आई डोंट नो इफ इट गोज ऑफ ट्रैक प्लीज बट मैं प्लीज, आपसे नहीं शेयर नहीं नहीं, करता आप हूँ. प्लीज बता, जितना दैट इज उसको सिंपल कर सके वाइल वी उतना मैं सेटल करूंगी। क्लेम्स ना जब हम क्लेम स्टडी करते हैं ना हमारे नियर एंड डियर वंस या कोई आप फॉर एग्जांपल यू आर माय क्लाइंट बट आई डोंट डू योर हेल्थ इंश्योरेंस आई एम हैंडलिंग अदर हम्म तो और वो क्लाइंट मेरे पास आता है मेरा क्लेम पार्शियली रिजेक्ट हुआ या कोई फ्रेंड आ जाता है मेरा क्लेम पार्शियली पे हुआ पार्शियली रिजेक्ट हुआ है तो हम उसे समझने की कोशिश करते हुआ क्या है. तो देयर इज अ क्लॉज कॉल्ड अ रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज. दिस इज एक्सट्रीमली कॉमन विथ मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. ये क्या होता है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्ज? हर इंश्योरेंस पॉलिसी के पॉलिसी वर्डिंग में ये क्लॉज होता है. वी कॉल इट रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज. ओके। व्हाट इज दिस क्लॉज? फॉर एग्जाम्पल एक भारतीय आरोग्य निधि हॉस्पिटल है जुहू पे और उसके सामने क्रिटिकल हॉस्पिटल है और एक नानावती हॉस्पिटल है. ऑल द थ्री हॉस्पिटल आर इन द सेम सराउंडिंग. किसी की हर्निया की सर्जरी करने के लिए ए हॉस्पिटल चार्ज करेगी 1 लाख रुपए, बी चार्ज करेगी 1,25,000 एंड सी चार्ज करेगी 1,50,000. द इंश्योरेंस कंपनी हैज द राइट टू से दैट मैं 1,50,000 आपको पे नहीं करूंगा. आई विल पे यू 1,10,000 या 1,12,000 फॉर दिस सर्जरी बिकॉज दिस इज द रीजनेबल कॉस्ट ऑफ दिस सर्जरी इन सिमिलर हॉस्पिटल्स इन सराउंडिंग एरिया. ओके ओके, तो ऐसे केस में आपका 1,50,000 का जो क्लेम है वो रिड्यूस हो जाता है 1,12,000 पे. दिस इज अनफॉर्चुनेट. तो दिस इज अगेन आई थिंक अब ये आपको कहीं पे भी रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा. यू विल हैव टू सी इन गूगल एंड इन ओम्बड्समैन की जो साइट है वहां पे ये डेटा अवेलेबल है कि क्या क्या केसेस हुए और क्या क्या बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पार्शियली पे किए हैं या रिजेक्ट किए. ओके। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्या हमारी कंपनी रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज अप्लाई करती है या नहीं करती. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव और बहुत सारी नई चीजें आप बता रहे हैं। ये एक सवाल हमारे पास बहुत आता है कि जो सीनियर सिटीजन है 56 उस कैटेगरी 60 के ऊपर जिनकी उम्र है, उनके लिए किस, अगर आप कंपनी का नाम ले सके, अगर आपके वो दायरे में है उस बारे में बात करना, तो किस कंपनी की तरफ जाए? वो प्राइवेट की तरफ जाए या फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस की, वहां उस तरफ जाए? तो सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेने के टाइम पे आपको सबसे पहले एक चीज खास देखनी चाहिए. दिस इज ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन पॉलिसी.
is there a clause called as co-pay in the policy? Co-payment, which means that an X percentage of the claim will be paid by the insurance company, Insurance. and the balance has to be borne by the individual. Individual. So there are companies जो कोपे चार्ज करते हैं, and there are companies जो कोपे चार्ज नहीं करते हैं. नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल बजाज अलियांज की हेल्थ केयर सुप्रीम पॉलिसी है, उसमें वो को पेमेंट क्लॉज नहीं लगाते हैं. इवन इफ द इंडिविजुअल इज 80 ईयर ओल्ड या 82 ईयर ओल्ड एंड इज इन गुड हेल्थ, शी कैन बी कवर्ड अंडर दिस विदाउट एनी को पेमेंट. दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये जो जनरल पब्लिक सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, उनके प्रीमियम चार्जेस तो बड़े कम होते हैं, मतलब कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. तो क्या वहां पर फैसिलिटीज या जो बेनिफिट्स हैं वो भी काफी कम होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज? नहीं, ऐसा नहीं. इट इज नॉट द केस ऑलवेज. द केस इज स्लाइटली डिफरेंट. आई विल नॉट नेम द इंश्योरेंस कंपनी, बट उनका एक एग्जांपल देता हूँ पॉलिसी का. उनकी पॉलिसी में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. वी टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्शन. देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन that in any hospitalization claim they will pay 25, not more than 25% for room rent charges. अच्छा. Maximum 25% ही room rent दिया जाएगा. Maximum 25% ही surgeon fees दी जाएगी, surgeon anesthesia की, and maximum 50% pharmacy and diagnostic and other charges दिए. Now what happens if somebody undergoes a bypass surgery? Okay. 5 lakhs की पॉलिसी है और हॉस्पिटल में ही अगर 5 लाख रुपीज आता है तो 2.5 से 4 लाख रुपीज तो काफी बार सर्जन फीस लग जाती है. सर्जन फीस इज वेरी एक्सपेंसिव. सर्जन इज गोइंग टू चार्ज यू अ बॉम्ब. ऐसे केस में पार्शियली ही आपका क्लेम अप्रूव हो गई. योर क्लेम डज नॉट गेट फुल्ली अप्रूव. So these are some fine prints that you will have to go through. Secondly, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनमें से कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट में आज भी देयर इज अ लिमिट ऑन डिजीजेस. जैसे मैंने आपको बताया हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, इनमें उनकी कैपिंग है. कैटरेक्ट में खास करके सबके कैपिंग है. ऑल द 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव अ लिमिट ऑन कैटरेक्ट. न्यू इंडिया हैज रिसेंटली चेंज्ड इट, बट अदरवाइज एवरीबडी हैज अ लिमिट ऑफ 24,000 या 34,000 या 40,000. तो ज्यादा बीपी नहीं है. 40,000 में आपको एक सिंगल इंडियन लेंस मिलेगा. व्हाट हैपेंस इफ यू वांट अ रिपोर्टेड लेंस? आपको लाख रुपए का लेंस चाहिए, यू विल नॉट गेट दैट लेंस इन दैट पर्टिकुलर पॉलिसी. Correct. Yeah, there are some things that we will have to check. So I always said this. जी. नहीं, आप बोलिए. मैंने हमेशा ये चीज मेरे क्लाइंट उससे शेयर की है कि डोंट लुक एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू बाय. ऑलवेज लुक एट द वैल्यू दैट इट गिव्स यू. कॉस्ट कैन बी एनीथिंग. वो क्या वैल्यू देता है आपको, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट. ऑलराइट. यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं. विशाल जैन जी हैं हमारे साथ. कैन आई टेक अ टॉप अप ऑफ 5 lakhs इन माय एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जहां पे ऑलरेडी इनका 5 लाख का कवर है? ओके, सो एक आइडियल कवर कितना होना चाहिए तेजस? कह ले 30 से 40 साल के एक किसी शख्स की अगर पॉलिसी है तो ये कैसे तय करें कि मुझे कितना कवर चाहिए? या आप एज भी दिमाग से निकाल दे, कोई भी एज ब्रैकेट कैसे तय करेगा कि उनके लिए कितना कवर सही होगा? मैं फिर से मेरे पहले स्टेटमेंट पर जाता हूँ, नीड्स वर्सेस वांट्स के ऊपर. सारी कंफ्यूजन यहाँ से निकल जाएगी. व्हेन यू आर वेरी क्लियर कि तेजस आई वांट समथिंग, अगर मुझे हेल्थ में कभी भी तकलीफ होती है, आई एम गोइंग टू गो टू ब्रिजकेंडी और एसएन रिलायंस या हिंदुजा, लीलावती में ही मैं जाने वाला हूँ. दीज आर माय चॉइस ऑफ हॉस्पिटल. And I will never settle for a twin sharing room. I want to go for a single patient room. Basis this, we can go and check कि भाई एक एवरेज बाईपास सर्जरी की क्या कॉस्ट आती है, एक एवरेज कैंसर पॉलिसी की, कैंसर की ट्रीटमेंट की क्या कॉस्ट आती है, या डायलिसिस या किडनी फेलियर या ट्रांसप्लांट की क्या कॉस्ट आती है. तो यू विल इजीली कंप्यूटर कि भाई ये सारी चीजें 20-25 लाख का एवरेज मिनिमम कॉस्ट आ जाते हैं. ठीक है, हम सजेस्ट करते हैं आज की जो कॉस्ट है उससे मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस ज्यादा दीजिए. क्योंकि इंश्योरेंस एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपके पास पैसा कितना भी हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर देगी. एंड इन्फ्लेशन के साथ में आपके हॉस्पिटल के बिल बड़े होते जाए. मतलब 10 साल पहले मैं जानता हूं कि हर्निया का क्लेम जो आता था वो 50-60,000 का आता था हिंदुजा हॉस्पिटल या लीलावती का, जो आज 2 लाख रुपए का आता है.
तो 10 साल पुराना मेरा कवर जो है वो आज सफाई नहीं करेगा मुझे। तो हम ये समझ के चलते हैं कि 1.5 टाइम्स इसलिए सजेस्ट करते हैं कि 10 साल बाद भी अगर आपको कोई जरूरत है तो इट कैन स्टिल बी टेकन केयर। और चांसेस तो यू ज्यादा शुड इसी हैव बात की होती है कि 10 साल के बाद ही जरूरत पड़ेगी, जब आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा होनी शुरू हो एब्सोल्युटली। जाती है तब। लॉट पीपल थिंक सोचते कि टुडे आई एम हेल्दी, सो टुडे आज तो मेरा 5 लाख का हेल्थ कवर ठीक है, जब मैं 45 का होऊंगा तो मैं 25 लाख करा, मैं क्यों 10 साल के लिए ज्यादा पेमेंट करूं। काफी लोग ऐसा सोचते हैं। दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग। आई वुड सजेस्ट द अदर वे अराउंड कि टुडे व्हाइल यू आर हेल्दी, आपके वेटिंग पीरियड क्लॉजेस जल्दी से निकल जाएंगे, एंड जिस दिन आपको जरूरत होगी उस दिन आपके पास बड़ा क्लेम अमाउंट अवेलेबल होगा। अमेजिंग, करेक्ट। तो और हमें क्या सबसे टॉपअप की जरूरत होती है? टॉपअप क्या रोल प्ले करता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तेजस? ऐसा समझा जाता है कि हमारी जो बेस पॉलिसी है वो एक्सपेंसिव होती है और टॉपअप पॉलिसी जो होती है वो चीप, सस्ती होती है। वो सस्ती होती है। So this is one of the primary reasons why a lot of financial planners and advisors suggest a top-up policy. But it doesn't help always. It does not help always. हम्म Most of the time, going in for a single bigger policy is helpful. Again, going back to your question, कि top-up helpful होती है नहीं? हाँ, top-up helpful होती है, उसका प्रीमियम कम होता है। टॉपअप में 2 तरीके के टॉपअप्स होते हैं। हम्म एक होता है डिडक्टिबल पर क्लेम, दिस इज स्लाइटली टेक्निकल। एक होता है डिडक्टिबल पर क्लेम और दूसरा होता है एग्रीगेट डिडक्टिबल। इसे एक हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। डिडक्टिबल पर क्लेम मतलब समझे 10 लाख की हम पॉलिसी लेते हैं, उसमें हम 3 लाख रुपए डिडक्टिबल पर क्लेम वाले ऑप्शन में है। तो ऑन एवरी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी 3 लाख 1 रुपए से अगले 10 लाख के लिए होती है। पहले 3 लाख रुपए हर क्लेम में आपने खुद में बेयर करने हैं, आप पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके। अब इफ यू आर गोइंग इन फॉर समथिंग लाइक, किसी को अगर साल में एक ही क्लेम आया है और पुरानी 3 लाख की पॉलिसी और टॉपअप 10 लाख की पॉलिसी है विद 3 लाख डिडक्टिबल, तो वो मैनेज हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंस इफ देयर आर मल्टीपल क्लेम्स इन अ ईयर? तो पहला क्लेम आपका 3 लाख का जो था वो आपने एक फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया, और सेकंड के लिए आप टॉपअप के पास जाएंगे, पर टॉपअप बोलेगा कि भाई मैं आपको कैसे दूं, मेरे में तो 3 लाख का डिडक्टिबल है और आपका खर्चा सिर्फ 2 लाख आया है, तो टॉपअप ट्रिगर ही नहीं होगा। ऐसे केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक आपकी टॉपअप पॉलिसी डिडक्टिबल पर क्लेम है, एग्रीगेट डिडक्टिबल। एग्रीगेट डिडक्टिबल बोलती है कि 365 डेज की पॉलिसी है, अज्यूमिंग दोनों पॉलिसी सेम डेट पे शुरू हुई है। पहला 3 लाख का क्लेम जो है वो बेस पॉलिसी ने दे दिया, और अगला 6 लाख का क्लेम आया वो बाय डिफॉल्ट टॉपअप दे देगा। इफ इट इज एन एग्रीगेट इंश्योरेंस पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास, क्योंकि उनको ऑलरेडी इस तरह की फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट से, जहाँ पे गवर्नमेंट, सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको क्योंकि कुछ सुविधाएं मिलती हैं सरकार से व्हेन इट कम्स टू मेडिकल खर्चों से जुड़े हुए, क्या Yes. उनको भी अलग से प्राइवेट कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए? व्हाट वुड यू रेकमेंड, तेजस? तो इससे थोड़ा मैं बढ़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग इन कॉर्पोरेट उनको भी एप्लीकेबल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स विल प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू देयर एम्प्लॉइज। आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, यू शुड हैव अ सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि यू आर नॉट 100% श्योर दैट यू विल वर्क विथ योर एम्प्लॉयर फॉर द नेक्स्ट 30 years. व्हाट हैपेंस इफ यू, अगर आप उस एम्प्लॉयर को छोड़ के किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, इफ यू हैव बेटर प्रोस्पेक्ट्स, इफ यू वांट टू वर्क, अगर आप खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं लेटर, उस टाइम पे देन यू विल हैव टू रन फॉर अ न्यू हेल्थ, एंड गॉड फॉरबिड अगर आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती है तो यू कैन नॉट इवन गेट इट। So it is better to have a substitute today itself. ये परसेप्शन है तेजस कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी ले लीजिए, पूरा क्लेम कभी कोई पे करने वाला नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ काट कुटा के ही मिलना है आपको। ये परसेप्शन कहाँ तक सही है? It again depends on an individual's personal understanding कि वो एक एक्सपेंस को जस्टिफाई कर सकता है या नहीं जस्टिफाई कर सकता है, दिस इज पेबल और नॉट पेबल। दूसरा, हम किस तरह से क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जैसे आपने बताया, ये परसेप्शन है कि कितना भी कर लो इंश्योरेंस कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स देते ही नहीं, तो 90% ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू फाइल अ क्लेम। क्लेम के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स देने वही 90% को मालूम नहीं है।
मैं आपको 1 मिनट उसके ऊपर खाली ब्रीफ करता हूँ. जरूर जरूर. At any given time, the moment you go to a doctor, उस मिनट से आपने सारे प्रिस्क्रिप्शन, सारे रिसीट और सारे कंसल्टेशन पेपर एंड सारे ओरिजिनल रिपोर्ट सब संभाल के रखना है. एक डॉक्टर के पास सब मिलने गए, डॉक्टर ने बोला ओके लुक मिस्टर है, आपने ये टेस्ट करा के, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो गया, कंसल्टेशन पेपर हो गया, डॉक्टर की रिसीट हो गई, जो टेस्ट करा है उसके रिपोर्ट हो गए, टेस्ट की रिसीट आ गई. ये सारी चीजों का एक सेट बना के अगर आप सबमिट करेंगे तो 99% आपका क्लेम अप्रूव होना ही होना है. करेक्ट. बहुत 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 शुक्रिया तेजस, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बातचीत रही.